वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए अभी आप लोगों के सामने होली का त्योहार आने वाला है, तो उसी के चलते आप लोगों को अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि पता चला मजे मजे के चक्कर में कई सारी और दिक्कतें देखने को मिल जाएं। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मैं आज ही अपने घर पहुंचा था और सर मुझे फीवर हो गया ये कमेंट किया गया। तो मुझे लगा इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। देखिए ये फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो रंगों का त्योहार है, पर लेकिन फिलहाल जैसी कंडीशन बनी है, जैसे कोविड-19 को आप लोग देख लीजिए, तो इसके चलते थोड़ी डिस्टेंस आप लोगों को बना के रखनी है और अच्छे से चीजों को एंजॉय कीजिए, पर लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए। पता चला सेलिब्रेट करने गए थे और फिर बीमार पड़ गए वहां पर, तो 2-3 दिन तो वहां पर वैसे आप लोगों ने एंजॉय कर लिया, उसके बाद में आकर 4-5 दिन तक अगर बीमारी चलती रही तो जो एक पैटर्न आप लोगों ने सेट किया अपनी पढ़ाई के लिए वो पूरा पैटर्न बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पढ़ाई के साथ साथ में आप लोगों को अपनी भी ध्यान रखना है और अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, ताकि कोई भी ना तो कोरोना की चपेट में है और ना ही खुद भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ना ही कोई वैसी बीमारी की चपेट में है। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पहुंच चुके हैं और कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी अपना जहां से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहीं पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे कितने जो खिलाड़ी हैं जो अभी अब वहां पे हैं जहां पर वो पहले से रह रहे हैं और उन्होंने होली को भी साइड में रख दिया उठाकर कि नहीं बस पहले एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं उसके बाद में होली सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे कितने फैमिली मेंबर हैं बताइए तो जरा। एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों को बोलनी थी, मुझे हालांकि ये चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई। आखिर ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि ये नवंबर की, जो पहले आप लोग कई सारे बच्चे ने बोला था कि पहले नवंबर की लेकर आओ, फिर बहुत सारे मेल आए मेरे पास में कि सर मार्च की लेके आओ। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं है, अब की बार हम लोग मार्च की देख लेंगे। आप लोगों ने वोट किया है मार्च के लिए, नेक्स्ट जो आप लोगों की आ जाएगी वो फिर आप लोगों की आ जाएगी, ये नेक्स्ट वीक आप लोगों की नवंबर की आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि एक महीने की जो भी करंट अफेयर होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मेल मेरे पास में आए कि सर मार्च की लेकर आओ अभी। तो जो भी आप लोगों का रीजन है मुझे नहीं पता, फिर मैंने यहां पर कम्युनिटी टैग में वोटिंग करवाई, तो वोटिंग में भी मार्च को 71% वोट मिली है कि जो अब की बार वीक में आनी चाहिए वो मार्च की आनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब की बार वीक में हम लोग मार्च की लेकर आ जाते हैं। अब जब नेक्स्ट वीक आएगा यानी कि जो इससे अगला संडे आएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग फिर नवंबर की देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। कई सारे बच्चे बोले सर दिसंबर का सेकंड पार्ट आ चुका है क्या? ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। दिसंबर के 2 पार्ट है, जनवरी और फरवरी का एक पार्ट है, और जो आप लोग का ये कोशिश करूंगा कि मार्च भी पूरा एक पार्ट में कवर हो जाए, बड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि उसके बाद में मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे जो है उसको नहीं देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही कम बच्चे देखें, तो उससे मुझे लगता है कईयों को तो पता ही नहीं रहता है। तो कोशिश तो यही करूंगा, देखिए एक लिमिटेशन होती है, हालांकि कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, कल जो है मॉर्निंग में एग्जैक्ट जो 7 बजे आप लोग को ये वीडियो देखने को मिल जाए, जिसमें कंप्लीट मार्च आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो संडे होगा आप लोग का, उसमें हम लोग फिर नवंबर की कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ओके, यही बात आप लोगों को बोलनी थी। तो जो भी वोटिंग करना चाहते हैं फिर से जाकर और भी वोटिंग कर सकते हैं यहां पर, जिसको वोटिंग करनी है। तो यहां पर अभी जो है 71 पर चल रहा है मार्च और 29 पर चल रहा है नवंबर, यानी कि मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि सर मार्च की लेकर आओ। बाकी चलिए जो भी है, जो भी यहां पर जीतेगा उसी के हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। ओके, आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। काफी कुछ शानदार आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है आज के इस डिस्कशन से। इसी के साथ में कई सारे एडिटोरियल भी हम लोग देखेंगे जो कि काफी प्यारे हैं। एक एडिटोरियल, एक नहीं 2 एडिटोरियल तो बहुत प्यारे लगे मुझे, क्योंकि आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है एक साइड में, तो इसलिए वो नहीं देखेंगे। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले तो देखिए यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो फिलहाल अभी जो इलेक्शन बॉन्ड होते हैं उनको लेकर यहां पर काफी ज्यादा रस्साकसी चल रही थी। तो अभी यहां पर जो असेंबली के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि जो बॉन्ड चल रहे हैं वो इसी तरीके से चलते रहेंगे, उनमें अभी कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारी बातें बोली गई हैं। बोला गया है कि एक तो केवाईसी है, उसमें प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, आराम से ट्रेस किया जा सकता है। तो जो ये बोला था कि बॉन्ड इज नॉट ट्रेसेबल, तो ये ट्रेस किया जा सकता है। ऊपर से अभी असेंबली इलेक्शन सामने आ रहे हैं, तो इस टाइम पर जो अभी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचे जाने हैं, तो उनके ऊपर बात ये की जा रही थी कि इनको रोक दीजिए, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी इनको नहीं रोका जाएगा। ये केस किसके द्वारा पहुंचाया गया सुप्रीम कोर्ट में? 2018 का केस है यहां पर, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है उसके द्वारा यहां पर ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचाया गया है। तो अभी 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को कई सारे और आर्टिकल देखने को मिलेंगे इसके बारे में, तो फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। वैसे मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। बॉन्ड ये एक तरीका होता है जब आप लोग डोनेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो हमारी कंट्री में सिस्टम जो है थोड़ा सा ऐसा क्रिएट कर दिया गया जिसके चलते इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि क्या ये जो बॉन्ड जिस तरीके से पब्लिश किए जा रहे हैं ये सही है
यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसके बारे में जान नहीं पाते हैं कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है, और ओनली एसबीआई के थ्रू आप लोग यहाँ पर ये बॉन्ड बेसिकली खरीद सकते हैं। तो ये एसबीआई जो है कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। अगर कल को कोई भी यहाँ पर अगर बॉन्ड जो है किसी अपोजिशन पार्टी को देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चल जाएगा, तो उसके खिलाफ कई सारे एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे कि सीबीआई की इंक्वायरी होगी कि कहां से पैसा आ रहा है फलाना ढिमकाना, ताकि वो दूसरी पार्टी को पैसा ना पहुंचाए। तो ऐसे कई सारे हम लोगों ने जो कंसर्न है लोगों के डिस्कस किए थे जो भी यहाँ पर आर्टिकल के अंदर में, तो कई सारे मुद्दे थे। बाकी देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। तो फिलहाल अभी ये मैटर है आप लोगों के सामने। आज जो है यहाँ पर फर्स्ट फेज के इलेक्शन है आसाम के अंदर में, तो आसाम और इसी के साथ में बंगाल के अंदर में, तो फर्स्ट फेज के बंगाल के अंदर में और आसाम के अंदर में जो इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो इसी के चलते कई सारे बयानबाजी आप लोगों को न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है आज की डेट में बांग्लादेश की विजिट पर है, यानी कि 26 और 27 2 दिन ये बांग्लादेश की विजिट पर है। और जो 1971 की जो वॉर थी उसके जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि इनके द्वारा दी गई। देखिए हमारी कंट्री के भी लगभग 4000 के करीब जो जवान थे उनकी जान गई यहाँ पर बांग्लादेश की वॉर में। तो इसके चलते इंडिया और बांग्लादेश का काफी बड़ा एक रोल रहा इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर में, और दोनों के रिलेशन भी काफी हद तक इन सब चीजों के ऊपर टिके हुए हैं। तो ये कई सारे तो इसको ये यहाँ पर बंगाल के जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर ये क्या इस तरीके से वो भी उसी दिन, तो ये कितना सही है और कितना गलत है उसके तरीके से देखा जा रहा है। एक साइड में यहाँ पर मनमोहन साहब है, यहाँ पर ये भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अगर हम लोग पावर में आते हैं। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। उधर एक और बयान था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसमें यहां पर सोनिया गांधी जी याद कर रही है 1971 की वॉर को, कि वो वॉर जो थी जिसके ऊपर बीजेपी जो है वोट बटोर रही है, वो वॉर जो थी हमारी जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी की उस टाइम पर गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले उसमें किया गया था। यानी कि घुमा फिराकर हर एक इंसान जो है वो आज के डेट में वोट के ऊपर कमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन ये आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जो कल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, एडिटोरियल जो उसके ऊपर आया था, तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया गया। तो इस तरीके से बेसिक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, बयानबाजी आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है एनसीएलएटी का डिसीजन आया था, ठीक है। तो एनसीएलएटी क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक तरीके का कोर्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए आप लोगों को देखने को मिलता है। कंपनी के लिए ट्रिब्यूनल हो गया, नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल हो गया, एनजीटी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ताकि कई सारे एरिया में ढंग से काम किया जा सके। तो ये जो ट्रिब्यूनल था इसमें जो केस चल रहा था वो केस जो थे यहाँ पर ये रतन टाटा साहब जीत गए और जो मिस्त्री साहब है यहाँ पर ये हार गए हैं। तो इसी केस के बारे में बात किया जा रहा है। एक ओवरव्यू एक मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिसंबर में यहाँ पर टाटा सन्स के जो बोर्ड के चेयरमैन थे, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन साइरस मिस्त्री को यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया और चेयरमैन बनाया गया कि ये सक्सेसर है किसके, रतन टाटा के, यानी कि रतन टाटा के बाद में कंपनी को ये संभालेंगे। टाटा सन्स के जो बोर्ड मेंबर से रिमूव किया गया मिस्त्री को, जब यहाँ पर इनका टाइम जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो, यानी कि इनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले इनको यहाँ पर जो बोर्ड था उससे रिमूव कर दिया गया। तो इसके चलते मिस्त्री साहब जो थे ये यहाँ पर एनसीएलटी के अंदर पहुंच गए अगेंस्ट रतन टाटा और टाटा सन्स की यहाँ पर जो भी है इनके साथ में किया गया वो गलत है। तो उसके चलते इसके बाद में यहाँ पर एन चंद्रशेखरन जो थे उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया टाटा सन्स कंपनी का। नेक्स्ट जो केस फिर आगे पहुंचा यहाँ पर, तो कई सारी बातें सामने निकल कर आई। तो यहाँ पर जो रिमूव किया गया इनको, तो इनको यहाँ पर एक तो बोर्ड से रिमूव किया गया इनका टाइम ड्यूरेशन पहले होने से पहले। तो इसके चलते यहाँ पर जो इशू था वो जब डिसीजन पहुंचा एनसीएलटी के अंदर में, तो वहां पर फेवर में जो डिसीजन आया तो मिस्त्री को फिर से बोला गया कि यहाँ पर इनको रिइंस्टेट किया जाए, ठीक है। उसके बाद में जो फंडा यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीएलटी का जो डिसीजन था उसको खारिज कर दिया और फिर से यहाँ पर जो गेंद है वो रतन टाटा साहब के पाले में आ गई है, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ये एक ऐसी है जिसको क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी आप लोग बोल सकते हैं। ये इंडियन कंपनी से रिलेटेड जो मैटर है उनको देखते हैं और हमारी कंट्री में जो एक्ट है उसको बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013, इसके हिसाब से काम किया जाता है। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जस्टिस जैन की कमेटी। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि 2016 में कि यार कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो कंपनी से रिलेटेड मैटर को देख सके। तो एनसीएलटी है जो चेयर किया जाता है कोई जुडिशियल मेंबर है जो कि नॉर्मली जो सर्विंग या फिर रिटायर जो हाई कोर्ट का जज रहता है और इसी के साथ में टेक्निकल मेंबर रहते हैं जो कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस यानी कि आईसीएलएस से निकल कर आते हैं।
तो ये यहां पर डिवीजन को देखते हैं, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल है इसकी 16 टोटल ब्रांच है, इसी के साथ में 6 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। वन ऑफ द बिगेस्ट जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो भी यहीं पर है। आज की डेट में इसके जो हेड कौन है आप लोगों को ये बताना है। जो डिवीजन होता है ट्रिब्यूनल का, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगर आप लोग खुश नहीं है इसका डिवीजन आने से, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का डिवीजन आने से खुश नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रजनीकांत के तरीके से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर इसके बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जो यहाँ पर जस्टिस जैन साहब हैं, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पास्ट में पूछा गया है, तो वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात समझ लेते हैं। ये बेसिकली हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, और आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कई सारे लोग जो है वो सेफ्टी टैंक में जाते हैं साफ कराने के लिए, उनको भेजा जाता है और उनकी जान चली जाती है। जबकि हमारी कंट्री में एक एक्ट भी है जिसके चलते यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप लोग इस तरीके से इंसानों से गटर साफ नहीं कराओगे, उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट है जो आप लोग फॉलो करोगे। पर लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट होती नजर आती है, और उसके अंदर जहरीली गैस रहती है और ये पूरा एक गंदगी रहती है, कई सारी बीमारी इनको देखने को मिलती है। बीमारी तो एक बार को इंसान झेल ले, इसमें जाने के बाद में कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया। तो ये अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए डीएम है, ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे टैकल करोगे, जबकि ऑलरेडी बताया गया है कि इनको रिहेबिलिट करना है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रिहेबिलिटेशन एक्ट है हमारी कंट्री में इनको लेकर, ठीक है, कि आप लोगों से इस तरीके की मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड रिहेबिलिटेशन एक्ट है कि आप लोगों को उनको ये बंद करनी है और रिहेबिलिट करना है उसको। लेकिन सिचुएशन आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है कि 9 जो पर्सन है, अभी यहां पर मुंबई में एक हॉस्पिटल में आग लगी तो 9 लोगों की जान चली गई। तो इसके चलते ये यहां पर जो कंडीशन है हमारी कंट्री में, खासकर हॉस्पिटल के अंदर कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जिसमें आग लगती है और कई सारे बच्चे बुजुर्ग जो बीमार पर्सन वहां पर होते हैं उनकी जान चली जाती है। आखिर ये कंडीशन किस लेवल पर जाकर रुकेगी, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बेसिकली पूछा जा सकता है कि क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में एडिटोरियल भी है, वहां पर बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर न रहे, ठीक है। तो एडिटोरियल वाले पोर्शन में हम लोग कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है कि अभी बैन लगा दिया गया होली के सेलिब्रेशन पर ताकि कोविड-19 के केस और ज्यादा न बढ़े। तो इसको लेकर ये अभी मुद्दा चल रहा है। अभी यहां पर हमारी कंट्री में आप लोगों को बताएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दे दी गई है एज कंपेयर टू इलेक्टेड गवर्नमेंट, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर होनी चाहिए थी नॉर्मली, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है। और डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि डेमोक्रेसी यानी कि जनता का रूल, ठीक है। तो क्रेसी मतलब रूल, एक तरीके से डेमोक्रेसी यानी कि जनता का रूल। तो यहां पर बोला भी गया कि जनता का रूल जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। एक साइड में यहां पर ये तुक इसका एक तर्क दिया जाता है कि यहां पर यूनियन की टेरिटरी यानी कि सेंटर की टेरिटरी है। पर लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में ऐसी है, एक तो है पौंडीचेरी और दूसरी है दिल्ली, जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और उनका खुद का पूरा एक सिस्टम होता है जैसे कि नॉर्मल स्टेट का होता है। पर लेकिन फिर भी यहां पर यह मानता है कि यूनियन की टेरिटरी है। तो उसके चलते यहां पर अभी जो लॉ पास किया गया उसमें यह बोला गया कि यूनियन की टेरिटरी है यहां पर। तो इसका मतलब यह कि यूनियन के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन यानी कि जो एलजी है उसके हाथ में ज्यादा पावर होगी, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि ना कि केजरीवाल के हाथ में ज्यादा पावर होगी। जहां पर एलजी है उनके हाथ में ज्यादा पावर होगी, ठीक है। और ये जो एलजी है इनका नाम क्या है, इनका नाम है अनिल बैजल, ठीक है, आज के डेट में जो प्रेजेंट। इसी के साथ में जो बात की जा रही है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप लोगों को पता होना चाहिए जो लैंड पुलिसिंग वगैरह की ये इशू है, लैंड पुलिस और कम्युनिकेशन वगैरह, ये आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, यानी कि एलजी के हाथ में पावर होती है। तो आप लोगों से पूछे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन है, तो वो भी यहां पर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ऐसी 2 यूनियन टेरिटरी के नाम बताइए जहां पर हाई कोर्ट है आज के डेट में, पहले एक थी अब 2 हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर जो फार्मर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कल जो है ब्लॉकेड देखने को मिला है यहां पर, तो यहां पर ये कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी देखते हैं कब तक ये कंडीशन इस तरीके से बनी रहती है। इनके द्वारा बोला गया सक्सेसफुल रहा जो बंद इनके द्वारा लगाया गया था। कई सारी जगह पर जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किए गए। तो ये आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछे कि क्या प्रोटेस्ट के अंदर में जो वुमेन है यानी कि महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन नॉर्मली आप लोगों को इतना देखने को नहीं मिलता था आजादी से पहले या फिर आजादी के बाद में। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो देखने को मिला शाहीन बाग के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। और फिलहाल अब जब यहाँ कर किसानों के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर भी एक ऐसा ही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो एक नया एक चेहरा देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आखिर किसान बहुत सारी, हरियाणा में अगर आप लोग जाएंगे बहुत सारी महिलाएं किसान आप लोग को देखने को मिलेगी, तो वो भी अपने हक के लिए यहाँ पर आगे निकल कर आ रही है, ठीक है। तो उनका भी मानना है कि साडा हक एथे हक, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आज के डेट में सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में, सबसे फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा फॉलोवर जिनके हर एक सोशल मीडिया पर है, तो वो है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब।
तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपने आप यहां पर एक एडवर्टाइजर बन गए, यानी कि एडवर्टाइज कर रहे हैं किसके, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, इनके द्वारा यहां पर एक तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 40% का डिस्काउंट है यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। ये प्रोडक्ट आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। ये है tribesindia.com। तो यहां से आप लोग जैसे वुमेन के कुर्ते हो गए, साड़ीज हो गई, मैन का कुर्ता हो गया, ठीक है, हर्बल गुलाल भी आप लोग यहां पर खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट आप लोग खरीद सकते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो ज्वेलरी यूज करती है वो भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर है उससे रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। तो एक ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिला कि वोकल फॉर लोकल, तो बाय ट्राइबल, ठीक है। तो ये भी हमारी कंट्री में हैशटैग चल रहे हैं ताकि ट्राइबल कम्युनिटी की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो कला है उनकी, वो बाहर निकाल के लाई जा सके। तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है यहां पर। अगर आप लोग देखें तो यहां पर इसको इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। आगे महाराष्ट्र के अंदर नाइट कर्फ्यू है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया। कोविड-19 के काफी ह्यूज केस महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल अभी देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कब तक चीजें नॉर्मल हो पाती है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि जरा सी लापरवाही आप लोगों को इस बीमारी का शिकार बना सकती है। इंडिया पाकिस्तान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कमांडर लेवल की मीटिंग अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2003 में हमारी कंट्री और पाकिस्तान के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो होता है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर थी वो 2003 में यहां पर बेसिकली हम दोनों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और 2006 तक 3 साल काफी शांति में भी थे। पर लेकिन उसके बाद में इतनी ज्यादा सीज फायर के जो वायलेशन हुए, एक दूसरे के ऊपर गोली दागी जा रही है तब से, तो उसका सॉल्यूशन निकालने की बात की गई। तो अब मिलकर काम कर रहे हैं दोनों, शांति बनाने की कोशिश करें। तो कमांड जो यहां पर जो बेसिकली अभी यहां पर कमांडर लेवल की, जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की यहां पर मीटिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। 40% जो आरटीआई है यहां पर, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारी कंट्री में कब लाया गया था, ये आप लोग बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मतलब होता है बेसिकली किस तरीके से आप लोग इंफॉर्मेशन यहां पर ले सकते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन जनता के पास में अवेलेबल होनी चाहिए। तो बोला जा रहा है कि 40% आरटीआई जो जनता के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो रिजेक्ट कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। होम मिनिस्ट्री के द्वारा 20%, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 12%, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 12%, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 11%, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 11%, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10%, जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा 9%, दिल्ली पुलिस के द्वारा 9%, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा 8%, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 8%। तो ये माना जा रहा है कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो लगभग यहां पर जो माना जा रहा है कि 40% के करीब आरआईटी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, यानी कि बिना किसी रीजन दिए, रीजन भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या रीजन है यहां पर ये कि क्यों रिजेक्ट की जा रही है। रीजन तो कम से कम बताना चाहिए कि इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, इसलिए यहां पर रिजेक्ट कर दी गई है। तो ये डेटा है यहां पर जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है यहां पर वेंकटेश नायक, इनके द्वारा यहां पर ये बात प्रस्तुत की गई है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा तो 90% के करीब यहां पर रिजेक्ट कर दी गई है, ठीक है, जिसमें पीएम केयर भी आप लोगों ने देखने को मिला। पीएम केयर के बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। जनता ने कोविड-19 के टाइम पर इतना ह्यूज पैसा दिया, तो उसके चलते भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ। बांग्लादेश में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो 50वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो वहां पर काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है, जो कि कई सारे मुद्दों को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट का मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा है, तो उसको लेकर कई सारे मुद्दे यहां पर चल रहे हैं। तो उसके चलते जो यहां पर कट्टरपंथी है, हार्ड लाइनर है, उनको काफी ज्यादा झड़प देखने को मिल रही है, और 4 लोगों की जान भी चली गई, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाकी सुएज कैनाल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। हमारी कंट्री की अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो सुएज कैनाल काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर पहले हमारी कंट्री में जो अंग्रेज रूल किया करते थे वो यहां से होकर इस तरीके से आया करते थे, तो 19,800 किलोमीटर के करीब यहां पर डिस्टेंस उनको तय करनी पड़ती थी यहां पर आने के लिए। पर लेकिन जैसे ही सुएज कैनाल बनी यहां पर ये डिस्टेंस काफी कम हो गई, और ये लगभग कितनी हो गई, 11,600 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। तो समझ सकते हैं आप लोग लगभग अप्रोक्सीमेट आधी हो गई। तो इसके चलते हमारी कंट्री के ऊपर काफी आसानी से वो रूल कर पाए। अभी फिलहाल सुएज कैनाल के अंदर यहां पर एक ब्लॉकेड लग रहा है, तो इसके चलते यहां पर जो कंडीशन बनी हुई है कि कुछ भी यहां से अभी व्यापार नहीं हो पा रहा है। तो लगभग 10% व्यापार कंट्री का यहां पर वर्ल्ड का देखने को मिलता है। तो इसके चलते अराउंड यहां पर 10% व्यापार रुका पड़ा है इस कैनाल में, यहां पर ये सिचुएशन बनने की वजह से। थोड़ा सा और अगर आप लोग इसको समझते हैं, सुएज कैनाल आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी इजिप्ट के पास में। ये बेसिकली जो रेड सी है उसको कनेक्ट करती है किसके साथ में, मेडिटेरेनियन सी के। क्वेश्चन बन सकता है कि किसको किसके साथ में कनेक्ट करती है, इसी के साथ में यहां पर आकर इंडियन ओशन आप लोग देख सकते हैं। तो सुएज कैनाल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखेगा, फिर यहां से होते हुए चीजें आगे पहुंच जाती है। तो ये है यहां पर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल कम है क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को ग्राउंड जीरो आते हैं, तो आप लोगों के सामने 4 आर्टिकल हैं ओनली, ठीक है। तो इन 4 आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, काफी प्यारा आर्टिकल है, समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारी कंट्री में आज की डेट में पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है। तो कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर कुछ आंसर राइटिंग में भी आप लोगों के लिए लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो अभी यहां पर चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर, तो उनका वो आरोप यहां पर कैंसिल कर दिया गया। तो ये क्या मुद्दा है पूरा इसके बारे में समझेंगे और आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। अभी एक हॉस्पिटल के अंदर आग देखने को मिली यहां पर मुंबई के अंदर, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में समझेंगे। ये बेसिकली इजराइल के बारे में बात कर रहा है, इजराइल के अंदर जो बार बार इलेक्शन का मुद्दा उठकर सामने आ रहा है, तो इजराइल के अंदर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन इजराइल है कहां पर, लोकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पर लेकिन सबसे पहले आप लोगों के सामने है पार्लियामेंट के बारे में जो बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है किस तरीके से काम कर रही है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के सेशन के बारे में बात की जा रही है, फंक्शनिंग जो है उसकी काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो ये बातें बताई गई है। अगर पार्लियामेंट के बारे में, हालांकि मैंने पॉलिटी में डिटेल में लेक्चर बना रखे हैं इसके बारे में, आप लोग उनको जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी के लगभग 180 के करीब लेक्चर है, एक लेक्चर आप लोगों का बचा हुआ है जो छठा एडिशन है उसको मैं जल्दी ही कवर करूंगा। एक लेक्चर और कंप्लीट आप लोगों का होते ही पूरा आप लोगों का छठा संस्करण भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। और देखिए जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया इसके बारे में, पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कैसे करनी है, कई सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं इसके बारे में फिर भी, तो ये आप लोग जाकर यहाँ पर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम है आप लोगों के सामने, यहाँ पर और भी कई सारी चीजें यहाँ पर शेयर की जाती है आप लोगों के सामने। जैसे अभी यहाँ पर ये मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो वीडियो थी, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसको डाउनलोड शेयर कर दो, तो यहाँ पर इसको शेयर किया था, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर इसको जाकर भी आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो जब ऊपर सर्च ऑप्शन में आप लोग जाएंगे तो सर्च का ऑप्शन रहता है, वहां पर हैशटैग पॉलिटी जाकर आप लोग को सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूं, अगर हैशटैग पॉलिटी अगर मैं लिखूं, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आप लोग यहाँ पर बेसिकली, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे पॉलिटी आप लोग सर्च करेंगे वहां पर जाकर, तो आप लोगों को पॉलिटी के जो पीडीएफ है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएंगी, सारी पॉलिटी की पीडीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जाकर इनको सर्च कर लीजिएगा। तो कई सारे बच्चे बोलते हैं, तो यहाँ पर चीजें अवेलेबल ऑलरेडी आप लोग ही हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया दिसंबर वगैरह और ये सारी जो पीडीएफ है उनके बारे में मैंने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है। अगर हैशटैग कंप्लीट दिसंबर, हैशटैग कंप्लीट फरवरी, हैशटैग कंप्लीट मार्च, तो इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका लिंक सारा आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाता है, तो वहां से जाकर आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारी कंट्री में जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे कैसे सिस्टम देखने को मिलता है। एक साइड में स्टेट हो गया, एक साइड में सेंटर हो गया और एक साइड में हो गया हमारी कंट्री में जुडिशरी। तो तीन ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्मली। स्टेट अगर बात करें यहाँ पर, तो स्टेट के अंदर जैसे कि असेंबली होगी, ठीक है, यहाँ पर गवर्नर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कैबिनेट होते हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसी के साथ में जैसे आप लोग बात करेंगे नॉर्मल, तो यूनियन पार्लियामेंट के बारे में बात की जा रही है। तो एक तो होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा जो होती है यहाँ पर, ये बेसिकली गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं जो मिलकर काम किया है। तो यहाँ पर नॉर्मली सबसे हेड काम होता है यहाँ पर प्रेसिडेंट का, जिसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर और फिर नीचे यहाँ पर कैबिनेट। तो सारे काम किए तो जाते हैं किसके नाम पर, प्रेसिडेंट के नाम पर जो एक्चुअल ऑथोरिटी होती है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चाहे गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने की बात कर लीजिए, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लीजिए। बाकी कैबिनेट फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके द्वारा ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये पूरा एक मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को बता दिया हमारी कंट्री में जो पूरा सिस्टम रहता है। जुडिशरी हालांकि इंडिपेंडेंट है, एक यूनिटरी जुडिशरी है, ऐसा नहीं है कि स्टेट की जुडिशरी अलग होगी सेंटर की अलग। तो इसके बारे में समझेंगे आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या बताई गई है, हमारी कंट्री में 3 सेशन होते हैं नॉर्मली। एक सेशन होता है बजट सेशन जो कि फरवरी से लेकर मई तक होता है, दूसरा होता है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक हो रहा है, तीसरा होता है विंटर सेशन जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो 4 महीने का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का देखने को मिलेगा, नवंबर, दिसंबर 2 महीने का देखने को मिलेगा। यानी कि बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, दूसरे नंबर पर होता है मॉनसून सेशन और तीसरे नंबर पर होता है यहाँ पर विंटर सेशन। तो ये प्रॉपर पैटर्न है जिसके बेस पर काम चलता है। अगर आज की डेट में आप लोगों से कोई पूछने लगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग इनको लगाओ, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनवरी ऑफ रहता है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद में, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद में जून यहाँ पर ऑफ रहता है, ठीक है। फिर जून के बाद में सितंबर आ गया, अक्टूबर फिर यहां पर ऑफ रहता है। तो यानी कि टोटल मिलाकर 4 महीने ये, 3 महीने ये और 2 महीने ये, तो 4 और 3 7 और 2 9 महीने काम करती है हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है। बाकी का जो 3 महीने है, यानी कि एक हो गया जनवरी और उसके बाद में फिर हो गया अक्टूबर, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक हो गया जून, ठीक है। तो जून हो गया, जनवरी हो गया और अक्टूबर हो गया। ये ऐसे एरिया है जहां पर ये ऑफ रहती है, यानी कि 3 महीने ऑफ रहती है। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 महीने
काम रहता है और 3 महीने की यहां पर छुट्टी रहती है। पर लेकिन रियलिटी में क्या चल रहा है वो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बोला गया कि बजट सेशन अभी यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा था, तो वो एंड कर दिया गया जो ट्यूसडे में हमारी कंट्री में, क्योंकि स्टेट के अंदर इलेक्शन थे यहां पर। तो बजट सेशन जो है वो काफी क्रूशियल है, खासकर अगर देखा जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की कंडीशन देखने को मिली, तो यहां पर ये जो बजट सेशन है ये प्रॉपर वे में यहां पर काम नहीं कर पाया था, अगर 2020 के बारे में बात करें, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। इसी के साथ में 18 दिनों तक यहां पर मॉनसून सेशन था, जो बेसिकली उसको शॉर्ट कर दिया गया, ओनली 10 दिन तक उसको ला दिया गया, और इसी के साथ में जो विंटर सेशन था वो कैंसिल कर दिया गया। यानी कि पूरी जो कहानी है वो खत्म हो रही है यहां पर, अगर पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में बात करें। ये बोला जा रहा है यहां पर राइटर के द्वारा कि यार देखो आप लोग, यहां पर आप लोग टेक्नोलॉजी चिल्लाते हैं, डिजिटल इंडिया चिल्लाते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, आखिर क्यों आप लोग अपनी कंट्री में भी जिस तरीके से ऑनलाइन पार्लियामेंट चलती है, आप लोग यहां पर इसको भी तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, बच्चों को तो आप लोगों ने बता दिया कि ऑनलाइन बैठकर पढ़ लो, आप लोग ऑनलाइन सेशन क्यों नहीं चला सकते? तो सबसे पहली कंडीशन तो यहां पर ये देखने को मिली। दूसरा यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि 2020-21 के अंदर लोकसभा जो है ओनली 34 दिन यानी कि 34 डेज यहां पर मिली, राज्यसभा ओनली 33 दिन, जो कि लोवेस्ट है अब तक का सबसे। कोविड-19 बोल सकते हैं, और कुछ यहां पर जिस तरीके से चीजें हो सकती थी वो नहीं की गई, इसलिए बोल सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा काफी बार बचा गया, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कैसे लॉकडाउन लगाया गया है, किस तरीके से उनके द्वारा फिलहाल जो है रूल और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, कहां कहां उन्होंने पैसा खर्च किया गया, इसकी एक स्क्रूटनी होनी थी। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपोजिशन पार्टी के, वो यहां पर इनसे क्वेश्चन पूछते, जनता इनको देखती पूरी कंट्री में, तो यहां पर इनकी स्क्रूटनी भी यहां पर नहीं हुई, उसके चलते ये भी यहां पर बहुत एक तरीके से पार्लियामेंट का जो काम होता है कि जनता खासकर जो नुमाइंदे चुनकर भेजती है, जो हमारे सांसद होते हैं, तो उनसे पूछा तो जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कोई भी कंडीशन देखने को नहीं मिली। एक और काफी खतरनाक मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है, वो है यहां पर क्या, वो है यहां पर मनी बिल। देखिए क्या किया जाता है एक तरीके से, सॉरी उसके बारे में है पहले तो आप लोग ये देखिए, ठीक है, मनी बिल के बारे में आगे बात की जाएगी, ठीक है। पहले अभी यहां पर मनी बिल तो यहां देखेंगे। पहले अभी यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी बिल जो है उसकी स्क्रूटनी नहीं की जा रही है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, कोई भी बिल अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में आ रहा है, तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में इतना टाइम नहीं होता कि उसकी एक एक आंकड़ा उसका देखा कहां पे क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए उसको स्क्रूटनी के लिए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी है, उनको ये बिल भेजे जाते हैं। तो अभी 13 बिल यहां पर पास कर दिए गए, और उनमें से एक भी बिल जो है वो यहां पर रेफर नहीं किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी को, और बहुत कम टाइम में यहां पर ये बिल पास कर दिए गए, जबकि ये वो बिल हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं सोसाइटी के ऊपर। पहला यहां पर क्या है, ये है गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पावर दे दी गई है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में जो पावर यहां पर दी गई है, वो पावर यहां पर कहीं ना कहीं जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में से छीन कर दी गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहां पर यही आ रहा है कि यार इसको कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, जबकि यहां पर पावर होनी चाहिए थी इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में, तो इसको भी यहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से टाइम नहीं दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छा खासा टाइम इसको मिलना चाहिए था। हमारी कंट्री में अगर बात करें, आप लोग याद रखते हैं कि 69th, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आर्टिकल 239 का जो ए है, और इसी के साथ में 239 का जो बी है, ये आर्टिकल ऐड किए गए, जिसके चलते हमारे संविधान में यहां पर यूनियन कैपिटल जो हमारी कंट्री की जो सेंट्रल कैपिटल है, उसकी जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसके लिए असेंबली आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो सबसे पहले पौंडीचेरी में आया था सिस्टम, फिर आप लोगों को देखने को मिला यहां पर अभी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने देखा 1991 में, इसके बाद में फिर यहां पर अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी में असेंबली सिस्टम आ गया। तो ये पैटर्न हमारी कंट्री में जो देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ये बेसिकली बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत इंपैक्ट डालने वाला है, पर लेकिन जरा सी देर में इसको पास कर दिया गया। इसी के साथ में जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है 2021, वो चेंज कर रहे हैं यहां पर 1971 का जो 1957 का जो यहां पर एक एक्ट था उसको चेंज कर रहे हैं। तो इसके चलते रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कई सारी माइनिंग को, उसको और आसान बना रहे हैं। तो इसके चलते और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, जो कई सारी रिस्ट्रिक्शन हटाई जा रही है, तो यहां पर और ज्यादा आने वाले टाइम में कोयले की खदानों में काम होता हुआ नजर आएगा, जो कि एनवायरमेंट को भी नुकसान देखने को मिल सकता है, और भी कई सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको भी यहां पर डिस्कस नहीं किया गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा, वैसे भी कई सारे इंपैक्ट डालेगा खासकर, तो इसको भी डिस्कस नहीं किया गया। एक यहां था नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, ये बिल आएगा, जिसके चलते बात की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते यहां पर इसको बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्राइवेट एंटिटी अगर आती है, तो 3 दिन के अंदर अंदर यहां पर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जो बेसिकली सेक्टर जो था पास किया गया विद इन 3 डेज के अंदर जो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है, पर लेकिन इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा ढंग से। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाए यहां पर, इसमें इंश्योरेंस जो है वो 49% था एफडीआई, उसको 74% कर दिया जा रहा है। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकता है, तो इससे कंट्री को क्या नुकसान हो सकता है, इंश्योरेंस जनता का पैसा है, क्या पता क्या कंडीशन बन सकती है उसमें, तो इसको प्रॉपर डिस्कस किया जाना था, क्योंकि बहुत बड़े सेक्शन पर सोसाइटी के इंपैक्ट पड़ने वाला है, पर डिस्कस नहीं किया गया। 13 बिल जो थे जो इंट्रोड्यूस किए गए यहां पर, ये विद इन द सेशन ही पास कर दिए गए, आज ही इंट्रोड्यूस किए गए, आज ही पास कर दिए गए, तो पार्लियामेंट की कोई भी स्क्रूटनी देखने को नहीं मिल रही है,
और कोई भी इफिशिएंसी का साइन निकल कर नहीं आ रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर नॉर्मली पार्लियामेंट्री कमेटी को जो बिल रेफर किए जाते थे, जब यहां पर 14th जो लोकसभा है उसके बारे में अगर बात करें, प्रेजेंट कौन से नंबर की लोकसभा है आप लोगों को पता है कि हमारी जो लोकसभा आज काम कर रही है जो 2019 में चुनकर आई, कौन से नंबर की लोकसभा है बताइए तो जरा। जब 14th लोकसभा थी यहां पर 2004 से लेकर 2009 तक, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो 60 से लेकर 70% के जो 60% के करीब जो बिल थे पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किए जाते थे। फिर 15th लोकसभा आ गई। यहां पर जो 15th लोकसभा में यहां पर क्या हुआ, ये 71% के करीब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 15th लोकसभा में क्या था, 15th लोकसभा थी यहां पर 2009 से लेकर 2014 तक, यानी कि फिर यहां पर जो थी, यहां पर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। फिर यहां पर जैसे 16th लोकसभा आ गई, यहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, 27% बिल जो है ओनली पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, जिसके ऊपर ढंग से डिस्कशन हुआ। और फिलहाल जो है वो 17th लोकसभा आप लोगों की चल रही है, 17वीं लोकसभा। इसमें ओनली 11% जो करंट के द्वारा यहां पर सेंड किए गए, यानी कि बिल की स्क्रूटनी की नहीं जा रही है, अपने आप उनको बना दिया जाता है। बस ये लगता है कि हाँ जो बना दिया हमने बिल्कुल सही बना दिया, और फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट है तो आसानी से उसको पास करा कर ले जाती है। तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो जॉब थी वो बेसिकली साइड में रख दी गई है, क्योंकि उनके द्वारा पहले भी अगर देखा जाए तो पहले काफी अच्छे काम किए गए, तो इस तरीके से साइड में रखना सही बात नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जब लाया गया यहां पर, तो उसके चलते काफी अच्छे तरीके से इसने कोड जो थे उसको प्रेजेंट किया, और कई सारे ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा सजेशन दिए गए, उसको फाइनली जो इनकॉर्पोरेट किया गया, हमारा जो फाइनल लॉ था। इसी के साथ में मोटर व्हीकल जो एक्ट था उसको यहां पर रेफर किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो इसमें भी कई सारे अच्छे अच्छे सजेशन दिए गए जिनको यहां पर ऐड किया गया। तो ये यहां पर काफी बड़ा काम करती है, पर लेकिन इसको कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। आगे चलते हैं। मनी बिल को बेसिकली इसको मनी बिल बनाने की कोशिश की जाती है। मनी बिल का क्या काम होता है, मनी बिल देखिए अगर पास किया जाता है मनी बिल बनाकर कोई बिल को, तो सारी पावर जो होती है वो लोकसभा के हाथ में आ जाती है, राज्यसभा के हाथ में पावर नहीं रहती है। राज्यसभा बस रिकमेंडेशन दे सकती है, 14 डेज तक इसको रोक सकती है, उससे फालतू राज्यसभा कुछ नहीं करेगी। अगर एक बार लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा ने उसको फिर से रिटर्न कर दिया रिकमेंडेशन के लिए, और लोकसभा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो दूसरी बार जो है यहां पर ये बेसिकली राज्यसभा उसके अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, पूरी पावर लोकसभा की है, यानी कि मैक्सिमम 14 दिन तक इसको रोक सकता है। तो इसके चलते मनी बिल बना दिया गया। जैसे मनी बिल जब बन जाता है तो यहां पर पूरी पावर किसके हाथ में जाती है, तो ये लोकसभा के हाथ में जाती है। और ये कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये डिसाइड करते हैं लोकसभा के जो स्पीकर हैं। तो ये भी काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि फाइनेंस बिल के बारे में बात करें तो मनी बिल बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 का फाइनेंस बिल लाया गया, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, तो मनी बिल की तरीके से प्रेजेंट किया गया। आधार कार्ड एक्ट मनी बिल की तरीके से प्रेजेंट किया गया। फाइनेंस एक्ट मनी बिल की तरीके से प्रेजेंट किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी इनके ऊपर बात भी की जानी है कि क्या यहां पर राज्यसभा को बाईपास करने के लिए मनी बिल बनाना जरूरी है। आप लोग ये बताइए मनी बिल जो होता है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, हालांकि कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे संविधान के अंदर जब बात करें तो पार्लियामेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली लोकसभा के अंदर स्पीकर और इसी के साथ में डिप्टी स्पीकर। तो जो स्पीकर है वो तो गवर्नमेंट चुन के लाती है, पर लेकिन डिप्टी स्पीकर नॉर्मली अपोजिशन की साइड से देखने को मिलता है। फिलहाल हमारी कंट्री में डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है, जबकि संविधान में आर्टिकल जो है 93 वो ये बोलता है कि आप लोगों को डिप्टी स्पीकर जो है वो जल्दी जितना जल्दी हो सके उसको आप लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। 2 मेंबर नॉर्मली देखने को मिलते हैं, एक तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। कल को स्पीकर को अगर कुछ हो जाता है तो डिप्टी स्पीकर का काम करता है, पर लेकिन क्योंकि ये अपोजिशन की पार्टी के हाथ में जाती है पोस्ट, तो इसलिए हमारी कंट्री में क्या किया जा रहा है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ही खाली है, इसको अब तक अपॉइंट नहीं किया गया है। डिप्टी स्पीकर जो है यहां पर जल्दी यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर लोकसभा के बनने के इसको अपॉइंट किया जाता था। 1998 से लेकर 1999 में यहां पर एक एक्सेप्शन रहा, जब यहां पर 269 डेज तक डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया गया। पर लेकिन फिलहाल जो है हमारी कंट्री के लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि 365 और 365 आप लोग जोड़ लो तो इससे बहुत ज्यादा बैठ जाएंगे। हमारी कंट्री में 2 साल से डिप्टी स्पीकर ही नहीं है। इवन जब स्पीकर हॉस्पिटलाइज हो गए उस टाइम पर तो सीनियर मेंबर के द्वारा यहां पर जो इसको प्रिजाइड किया गया। तो पार्लियामेंट का जो किस तरीके के काम चल रहे हैं यहां पर, क्या ये सही है, तो इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पार्लियामेंट बनाई गई उसी पर्पज के लिए ढंग से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि पार्लियामेंट की वर्किंग को लेकर क्या बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर इन 3 पर्सनैलिटी के बारे में। ये तो फिलहाल हमारी कंट्री के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। ठीक है, ये पहले के यहां पर पहले की जो गवर्नमेंट थी यहां पर, ये यहां पर पर्टिकुलर पर्सन जो थे यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर यहां पर रहे। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू, और आज की डेट में यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है यहां पर ये है जगन मोहन रेड्डी साहब। तो यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर ये कि यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन है बीच में जो हमारी कंट्री के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, ये यहां पर इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां पर जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं
कि यहां पर इन दोनों की मिलीभगत रहती है, क्योंकि इनके द्वारा जब बोला गया आंध्र प्रदेश अलग हो गया, एक नया राज्य बन गया तेलंगाना से अलग होकर 2014 में। तो जब ये नया राज्य बनाया गया तो एक नई कैपिटल बनाएंगे जिसका नाम रखा गया अमरावती। अमरावती का एक ग्रांड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की बात की गई। तो देखिए जब एक प्रोजेक्ट आएगा तो दुनिया भर की जमीन एलोकेशन होगी, क्या क्या करना है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट रहेंगे। तो उसमें क्या किया गया, ये माना जा रहा है कि इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया इनको, और यहां पर इनके बहुत सारे यार दोस्त रिश्तेदार जो हैं इसके अंदर अपनी जमीन दबाए बैठे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट लाया गया था। पर लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई, इनकी गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने उसकी प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी रख दी, किसको चेक करेंगे कहां कहां किसकी कितनी कितनी लैंड है। तो इन्होंने क्या किया, अपना रुकाब दिखाकर यहां पर वो जो पर्टिकुलर इंक्वायरी थी, लैंड इंक्वायरी थी अमरावती कैपिटल को लेकर, उसको बीच में रोक दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। इवन इनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्ज लगे हुए जो प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनके करप्शन के जो चार्ज थे उसको फास्ट कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी इनके सामने निकलकर करप्शन के चार्ज आ सके और इनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। यानी कि जो अमरावती की लैंड वाला केस था वो तो इन्होंने रोक दिया उसकी इंक्वायरी करने से पुलिस को, और यहां पर इनके ऊपर जो केस चल रहे थे उसको और फास्ट ट्रैक कर दिया। तो इसी के चलते यहां पर मुद्दा यह है कि अब यहां पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है 24 अप्रैल को। ठीक है, तो 24 अप्रैल को ये यहां पर 48 यानी कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। फिर तो पूरी पावर इनके हाथ में होगी, तो फिर यहां पर इनका क्या होगा तो वो देखने वाली बात होगी। उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जो रिपोर्ट थी वो कॉन्फिडेंशियल रखी गई कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब के द्वारा जो चार्ज लगाए गए थे वो सही है या फिर गलत है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये सारे चार्ज जो है वो गलत थे, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और जब बोला रिजेक्ट कर दिया गया इसको पब्लिक करो, तो यहां पर उसको पब्लिक भी नहीं किया गया। इनके द्वारा बोला गया कि जो भी कंप्लेन यहां पर जगनमोहन रेड्डी साहब के द्वारा लगाई गई थी अगेंस्ट जो हमारे प्रेजेंट जो आज के डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं अभी रिसेंटली, जिनका नाम है एनवी रमन, ठीक है, तो यहां पर इनके खिलाफ वो सारी गलत हैं। तो इन हाउस इंक्वायरी देखने को मिली थी, इन हाउस इंक्वायरी में रिजेक्ट कर दी गई इनकी सारी एलिगेशन। तो रिजेक्शन जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि क्यों रिजेक्ट किया है, क्या क्या चीजें यहां पर। और ये जो है बेसिकली ये बात जो रिजेक्ट की गई ऐसे जैसे इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहां पर बोला गया, यहां पर प्रेजेंट जो बोबडे साहब हैं कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बनने वाले हैं, अगले ही दिन यहां पर ये रिजेक्शन की चीज अपडेट कर दी गई वेबसाइट पर। तो बोलने वाली बात यहां पर ये है कि ये जो बेसिकली इसकी जो चेक किया जाता है कि ये एलिगेशन कैसी है क्या नहीं है, तो यहां पर एक प्रोसीजर के थ्रू ये काम होता है। जो यहां पर कमेटी है 3 मेंबर की यहां पर कमेटी रहती है, 3 जजेस की कमेटी रहती है जो इंक्वायरी करती है। यहां पर ये 2003 का जो जजमेंट था उसके बेस पर बोला गया कि जजेस को भी ऐसी इंक्वायरी की जाएगी ताकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो सेटिस्फाई हो सके। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई करने के लिए ये यहां पर इंक्वायरी की जाएगी ताकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेटिस्फाई हो सके प्रेजेंट टाइम पर कि हाँ ये सही है या फिर गलत है। पर लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, ऐसी बातें यहां पर बोली जाती है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि आप लोग इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं। और यहां पर जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए, ये भी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार ही देखने को मिल रहा था। तो अब कैसे क्या चीजें बनने वाली हैं, तो इनके द्वारा जब यहां पर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इनके अंडर में आया तो इनके द्वारा जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर जो केस चला था इनके खिलाफ करप्शन का, तो ये बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट यहां पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले इनके द्वारा उसको फास्ट ट्रैक करा दिया, इन्फ्लुएंस किया गया ताकि जल्दी से जल्दी जो इनकी जो सुनवाई है वो हो सके और जल्दी से इनको यहां पर बेसिकली कोई इस तरीके से ये अनस्टेबल किया जा सके। ठीक है, तो मिस्टर रेड्डी साहब जो है वो एक तरीके से उनके जो कई सारी उनकी जो फैमिली के एक तरीके से जो यानी कि जो यहाँ पर आज के डेट में जो जस्टिस है यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को, तो यहाँ पर इनकी फैमिली के कई सारे जो लोग थे उनके खिलाफ जो यहाँ पर फाइल खोलने की कोशिश की गई अमरावती को लेकर, तो वो भी यहाँ पर ओपन नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए ये केस इनके द्वारा खारिज कर दिया गया है कि हाँ ये सारी जो एलिगेशन थी वो झूठी थी। तो अब यहां पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज इनके खिलाफ चलेगा, तो उसके चलते यहां पर ये काफी कंसर्न वाला इशू हो जाएगा कि देखिए बिना डिस्क्लोज किए हुए, कोई बिना सबूत दिखाए हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ में ये अपॉर्चुनिटी से यहां पर एक तरीके से जो चार्ज लगाया गया उसको कोई अपॉर्चुनिटी दी गई सुनने का, क्या इस तरीके से मुद्दा है, और कंक्लूजन अपने आप ही आप लोग निकाल कर बैठ गए, तो कितने हद तक ये सही है। तो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है यहां पर आज के डेट में बात करें, उनके द्वारा बेसिकली जब अमरावती लैंड का इशू था तो यहां भी इसको स्टे कर दिया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी आगे नहीं बढ़ रही है, इनके करप्शन के जो चार्ज थे उनको काफी फास्ट बना दिया गया। तो उसी के चलते सेपरेट डेवलपमेंट हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया सीबीआई की प्रूव करने के लिए। ठीक है, ताकि यहां पर देखिए कंडीशन जो है बेसिकली अगर कोई भी ऐसी पोस्ट भी मीडिया पर कर रहा है तो उसको भी करने से रोका जा रहा है यहां पर। तो ये क्या सही है क्या गलत है, अपना आप ही जजमेंट दे रहे हो, अपना आप ही सारी चीजें कर रहे हो, तो यहां पर क्या ये सही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों का क्या मानना है, सही है या फिर गलत है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो सिस्टम अभी चल रहा है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सारे केसेस की जो पावर होती है तो हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। और अभी रिसेंटली कई सारे केस ऐसे देखने को मिले जो इनसे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, रेप का आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे, सेक्सुअल असोल्ट के, तो वो भी केस जो था वो उनके द्वारा खुद देखा गया, खुद हैंडल किया गया। तो क्या ये नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट के खिलाफ में नहीं है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि किसी को सजा देनी है तो उसको भी सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है, और अपने ही केस में आप लोग अपने आप जज नहीं हो सकते। तो ये मुद्दे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी यहां पर जो महाराष्ट्र के अंदर आग लगी तो उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। ये मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल था, कोविड-19 हॉस्पिटल था, 9 लोगों की जान चली गई। फिर से फेलियर देखने को मिल रहा है सेफ्टी के नॉर्म्स का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, जब ऑलरेडी कोविड-19 से लोगों की जान जा रही है, फिर भी यहां पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन है 2016 की, और इसी के साथ में इनके द्वारा बताया गया था कि कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, कैसा आप लोगों को चीजें रखनी है ताकि ऐसी कंडीशन न देखने को मिले। राजकोट में जब आग लगी यहां पर, उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि यार ये सारी चीजें सुधारो, इसके लिए गाइडलाइन दी थी, पर लेकिन कोई भी इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। नॉर्मली आग लगती कैसे है, ठीक है, तो देखिए कई सारी चीजें हैं। अगर आग लगने की बात करें तो 52% के करीब जो कोज होता है हॉस्पिटल में आग लगने का, वो होता है यहाँ पर कुकिंग जो इक्विपमेंट वहां पर देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से आग लग जाती है। जो कुकिंग यानी कि कुछ खाना पकाना, चाय वाय बनाना, वो सारी चीजें, तो उसकी वजह से आग लग जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, आसानी से आग लगेगी, तो वहां पर अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई और कंडीशन बनती है, तो देखने को मिलती है। स्मोकिंग मटेरियल की वजह से आग लगती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वजह से आग लगती है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किए जाते हैं, कई बार उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से आग लगती है। क्लोथिंग और जो वॉशर डायर है उसकी वजह से आग लगती है। जो हीटिंग इक्विपमेंट है उसकी वजह से आग लगती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, लाइटनिंग की वजह से आग लगती है। और इसी के साथ में जो डिब्री पड़ी रहती है, कई बार कुछ मलबा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से आग लग जाती है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से हॉस्पिटल में आग लगती है और कई सारे लोगों की जान चली जा सकती है। तो इसको यहां पर हम लोग कई सारी ऐसी चीजें जिनको हम लोग आसानी से रोक सकते हैं अपनी हरकतों को सुधार कर। अगर बात करें, अगर कोई कहीं पर आग लग जाती है तो देखिए रेस्क्यू करना चाहिए। सबसे पहले जो डेंजर में है उसको देखना चाहिए, बुजुर्ग बच्चे हो गए, ठीक है। अलार्म जो होना चाहिए यहाँ पर नियरेस्ट, वो यहाँ पर बेसिकली फायर जो रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसी के साथ में जो सबसे पहले वो जो कमरे में आग लगी है, ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि क्लोज कर देने चाहिए ऑल द डोर जो फायर एरिया वाले के, ताकि दूसरे एरिया में वो आग न पहुंचे, ठीक है। और फिर यहां पर इसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये स्टेप यहां पर लेने चाहिए, पर लेकिन कंडीशन ऐसी देखने को नहीं मिलती है। आनंद फानंद में कुछ और ही दिक्कत निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर ये आर्टिकल है, ये इजराइल के बारे में। इजराइल जो है उसके अंदर काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती नजर आ रही है। इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा आप लोग देखते हैं, ये पैलेस्तीन हुआ करता था 1948 से पहले, 1948 में इजराइल पैदा हो गया और आज के डेट में पैलेस्तीन का मुद्दा खत्म हो गया। तो आज के डेट में जो पैलेस्तीन है वो है वेस्ट बैंक यहाँ पर, और ये हो गया गाजा स्ट्रिप यहाँ पर। तो वेस्ट बैंक और ये पैलेस्तीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फतेह कंट्रोल ग्रुप है वेस्ट बैंक, यानी कि वेस्ट बैंक वाला एरिया फतेह के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और गाजा स्ट्रिप यहाँ पर टेररिस्ट बोलते हैं इनको, हमास ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारी कंट्री की जो कैपिटल है वो हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है वो तल अवीव में है, और नॉर्मली यहाँ पर जेरूसलम को लेकर कई बार मुद्दे रहते हैं। तो यहाँ पर इनकी पॉलिटिक्स है, वैसे मैंने आप लोगों को बस मैप दिखा दिया जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, जो कि कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। फिर से बोलूंगा, इसके ऊपर वोट जरूर कीजिएगा, जो भी आप लोग यहाँ पर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं। और कल आप लोगों को 7 बजे वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। पूरे महीने का करंट अफेयर आप लोग के सामने आएगा। फिर नेक्स्ट वीक जो आएगा वो वहां पर डिस्कस कर लेंगे नवंबर का, और इसी के साथ में इसके बीच में आप लोग का पॉलिटी का भी लेक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसी के साथ में और भी 1-2 लेक्चर आप लोग के आएंगे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आप लोगों का पैटर्न रहने वाला है, पीछे के जरूर रिवाइज कीजिएगा और उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।